हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की कि एंजाइमों में किस प्रकार से उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स छोटे छोटे प्रोटीन्स के अणु होते हैं जो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ये सजीवों में पाए जाते हैं और ये सजीवों में जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन हो जिसमें सुक्रोज बने, चाहे यूरिया का अपघटन हो जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो सजीवों में होने वाली सभी घटनाओं को ये प्रोटीन के छोटे अणु एक उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक इनको एंजाइम्स को। तो एंजाइम क्या है? ये जैव उत्प्रेरक है एंजाइम। और जब किसी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है तो वह अभिक्रिया आपकी एंजाइम उत्प्रेरण कहलाती है। अब बात करते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपघटित हो जाएगा एथेनॉल में। C2H5OH एल्कोहल बनेगा, दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में C6H12O6 जो है विघटित हो गया C2H5OH प्लस CO2 के अंदर। ऐसे ही आपका यूरिया है, यूरिया में C डबल बॉन्ड O के दो NH2 समूह लगे होते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह हो गया, और जब कार्बोनिल समूह के दो एमीन समूह जुड़े हुए NH2 समूह जुड़े हो तो उसको अपन जो है यूरिया कहते हैं। तो एमिनो मेथेनामाइड हो गया इसका आयुर्वेदिक नाम। इसका जब अपघटन होता है यूरियज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अमोनिया में दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाते हैं, एक और एक दो, और बच गया कौन? CO। तो CO से क्या हो जाएगा? ये CO, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिमूव होती है। तो इस प्रकार से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी यूरिया का जो विघटन करता है वो यूरिएज करता है। इसी प्रकार से प्रोटीन है, प्रोटीन को जो है अमीनो अम्लों में तोड़ना हो तो जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है वो है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ देता है। तो अब अपन बात करेंगे, ये तो रहे एंजाइम उत्प्रेरण, और एंजाइम उत्प्रेरण की कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीवों में होती है। अब अपन बात करेंगे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया जाता है, उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इस प्रक्रिया के लिए आपको एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि पढ़नी पड़ेगी कि किस प्रकार से एक एंजाइम जैव अणुओं को उत्प्रेरित करता है। तो उत्प्रेरण देखते हैं अपन। तो एंजाइम मान लीजिए ये आपका कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है। एंजाइम की एक विशिष्ट सतह होती है जिसका एक निश्चित आकार होता है, और निश्चित आकार होने की वजह से जिस प्रकार से एक ताले के अंदर का जो आकार वो निश्चित होता है, और उसमें जो अपन चाबी लगाते हैं, की लगाते हैं, उस की भी अंदर जाने वाली संरचना की जो सतह है वो क्या होती है? विशिष्ट होती है। यदि दोनों की सतह बिल्कुल समान हो तो वो ताला खुल जाता है उस चाबी से, और यदि नहीं हो तो उस स्थिति में वो ताला नहीं खुलता है। वो कि वो घटना आपके एंजाइम उत्प्रेरण में होती है। एंजाइम की एक विशिष्ट सतह होती है, इस सतह को अपन सक्रिय सतह कहेंगे। सक्रिय सतह कहेंगे। और इस सक्रिय सतह का आकार यदि किसी जैव अणु का है, वो इसमें बिल्कुल फिट हो जाए तो वो अभिक्रिया उस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है, अन्यथा वो एंजाइम उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि
के एंजाइम जो होते हैं वो किसी अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एक प्रकार का एंजाइम सभी प्रकार की जैव अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता, यानी एक एंजाइम के द्वारा केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को, जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं एंजाइम। अब इसमें वही सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार जिसकी संरचना ऐसी हो, अब ये जो है इसमें ऐसे कैसे बिल्कुल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जो फिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो आपका बन गया इसमें जाकर बिल्कुल फिट होगा, तो ये जो एंजाइम हो गया और ये सबस्ट्रेट हो गया, यानी क्रियाधार होते हैं। ये क्रियाधार और ये एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों मिले और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाए। अब जैसे ये दोनों एंजाइम की सक्रिय सतह और सबस्ट्रेट की सक्रिय सतह जो है आपस में मिलती है, तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और इस अभिक्रिया को जो सबस्ट्रेट है, जो जैव अणु है, उसको उत्प्रेरित करके उसको उत्पाद में बदल देता है। और जैसे ही उत्पाद बदलेगा सबस्ट्रेट तो नया संकुल बन जाएगा जिसमें जो एंजाइम है और ये आपका कौन हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, ये दोनों जो है उत्पाद में बदल गए, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका एंजाइम। इसको बोलेंगे अपन एंजाइम प्रोडक्ट संकुल, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल बोलेंगे। और इस स्थिति के अंदर ये जो एंजाइम प्रोडक्ट संकुल बना, क्योंकि अपना काम था सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का, क्रियाधार को उत्पाद में बदलने का, वो काम पूरा हो चुका है। तो अब ये एंजाइम इसकी सक्रिय सतह से जो है विशोषित हो जाएगा, विशोषण के द्वारा ये अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हो गया और आपका एक प्रोडक्ट जो है इस तरीके से हो गया, प्रोडक्ट बदल गया, एंजाइम अलग हो गया। अब एंजाइम की जो सक्रिय सतह थी वो वापस मुक्त हो चुकी है, अलग हो चुकी है। अब नया सबस्ट्रेट इससे क्रिया करेगा, उसको ये एंजाइम वापस जो है क्रियाधार में बदलेगा, क्रियाधार में वापस ये उत्पाद बनेगा, उत्पाद संकुल बनेगा और वापस ये उत्पाद से विशोषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपन बोलेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक था कि आज अपन पढ़े कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या है, उसकी अभिक्रिया क्या है और एंजाइम उत्प्रेरण की प्रक्रिया यानी क्रियाविधि किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से ये ताला चाबी सिद्धांत भी कहलाता है। जिस तरीके से ताले को एक विशिष्ट प्रकार की चाबी खोल सकती है, उसी प्रकार से एक एंजाइम किसी विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अपना लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे।